आप अपने पार्टनर को कभी बुरा बनने नहीं दे सकते अपनी फैमिली के सामने, चाहे आपके पार्टनर की कितनी गलती हो। मान लेते हैं कि अब लेडी घर पे आए हैं रात को 10 बजे शॉपिंग करके। द मदर इन लॉ वाज सेइंग कि डिनर तो हम सब साथ में ही करते हैं, हम तो डिनर 8 बजे करते हैं, हो है ना। आजकल नया हो गया कि कुछ बोलेंगे नहीं, आंखें दिखा देंगे, हमने तो खा लिया, तुम्हारे लिए तो छोड़ा भी नहीं, तुम तो खा कर आई होगी, whatever. The minute you marry, your first person has to be your spouse, whether you are a lady or a husband. वाइफ वर्सेस मदर, ये काम करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी हस्बैंड की है। हाँ, बीच में टेम्परेरली लोगों को बुरा लगेगा, लोग सरकाज़म करेंगे, टॉन्ट करेंगे, बट इन लॉन्ग टर्म इट्स एक्चुअली बेनिफिशियल फॉर एवरीवन। वो बोलते हैं ना, अगर कम बात होए, कम मिलो तो रिश्ता अच्छा रहता है। द सीक्रेट टू अ हैप्पी मैरिज इज फैंसी कैंडल लाइट डिनर्स और नेटफ्लिक्स एंड चिल। नीदर। पार्टनर के दिमाग में क्या चल रहा है, ये जानने की क्या टिप्स हैं? एक टिप बताऊंगी, बहुत काम की है। हाँ प्लीज बताइए। पूछ लो। बट एक रिसर्च है जो बोलती है ओनली 15% ऑफ योर नीड्स कैन बी अंडरस्टूड विदाउट कम्युनिकेशन। तो आप सोचो 85% नीड्स तो फिर भी बतानी पड़ेंगी। लव में 3 कंपोनेंट्स होते हैं। ओके। इंटीमेसी, पैशन, कमिटमेंट। कपल की केमिस्ट्री बड़ी अच्छी है, तो ये केमिस्ट्री क्या होता है? मुझे Why नहीं पता। chemistry? What is this chemistry? I have no idea. लव मैरिज वर्सेस अरेंज मैरिज का भी एक डिबेट चलता रहता है। We cannot pick one over the other. बेस्ट तरीका क्या होता है ये गुस्सी खत्म करने का? Sorry बोल दो। कौन बोलेगा? It's not possible कि दूसरे इंसान से दूसरे इंसान की कोई भी गलती ना हो। मेल्स की एक कंप्लेंट होती है कि हमेशा हमको ही बोलना पड़ता है सॉरी। Have you had cases where couples have broken up over a bad sex? तो कहते हैं कि relationships are like Wi-Fi. कभी तो सिग्नल बहुत बढ़िया चल रहा होता है, everything is too good, और कभी बफरिंग स्टार्ट हो जाती है, कनेक्शन वीक हो जाता है। लेकिन ऐसा होता क्यों है? यही करेंगे डिकोड विद साइकोलॉजिस्ट एंड कपल्स थेरेपिस्ट Shaurya Gehlawat. Absolutely. My name is Shaurya Gehlawat. I'm a psychologist and couples therapist. I'm also a guest professor of psychology, and I run a mental health practice called TWS. We're a group of about 10 psychologists, and we offer counseling and psychotherapy to Indian adults across the world. Hi Shaurya. How Hi. are you? Very well. Thank you for having me. Okay, so how's life been? Life has been busy. Life has been good. साइकोलॉजी को मतलब ऐसे जब देखा जाता है तो लोग वही कहते हैं कि अच्छा पागलों की डॉक्टर बनना है, मतलब बहुत उस तरह के टर्म्स यूज किए जाते हैं। तो वैसा कुछ फेस किया कभी? मेरी पहली ट्रेनिंग थी गवर्नमेंट हॉस्पिटल पलवल में, विच इज़ अ प्लेस इन हरियाणा, और वो मैंने खुद ही चूज़ करी थी क्योंकि मुझे लगा कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम ग्रास रूट लेवल से काम सीखना शुरू करें। एंड आई वाज वर्किंग विद अ साइकाइट्रिस्ट जो वहाँ पे चीफ मेडिकल ऑफिसर भी थे उस समय पे। वहाँ पे जितने भी पॉपुलेशन या जो पेशेंट्स आते थे, अगर आपने उनको दवाई लिख कर नहीं दी तो उनके हिसाब से आपने उनका कुछ नहीं किया, बिकॉज ट्रीटमेंट जो है वो दवाई से है, काउंसलिंग से या बात करने से या टॉक थेरेपी से नहीं है। और मैं ऑब्वियसली एज अ काउंसलिंग ट्रेनी वहाँ पे काम कर रही थी। अब ओपीडी है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, 5 रुपए की ओपीडी है, लंबी लाइन है, सब लोग वेट कर रहे हैं। एक पेशेंट ने जब वो साइकाइट्रिस्ट ने उनको दवाई लिखा, साइकाइट्रिस्ट ने बोला कि आप हमारे काउंसलर से भी बात कीजिए थोड़ी देर। तो उन्होंने बोला कि आप तो दवाई देंगे, ये तो पागलों की डॉक्टर है, ये क्या करेगी, मैं पागल थोड़ी ना हूँ। एंड दैट वॉज माई फर्स्ट एक्सपीरियंस एंड आई एम सो ग्लैड कि मैंने वो एक्सपीरियंस किया। मैंने ट्रेनिंग अपनी एक ऐसी जगह करी जहाँ लोग झाड़ फूक, हाँ, एक मतलब हम ये बोलने जा रहे थे हाँ, कि पलवल मतलब हरियाणा की वो जो इमेज है एक, और उस पे आपने साइकोलॉजी को चुना, तो विच इज़ वेरी ब्रेव ऑफ यू, बिकॉज आई डोंट थिंक सो हरियाणा में इस तरह की चीज़ को कभी इमेजिन कर सकते हैं। एक्चुअली आई विल से ग्लोबली भी नहीं कर सकते हैं। हमें लगता है कि द वेस्ट इज़ वेरी एडवांस्ड, बट आई एम इन अ लॉट ऑफ ग्रुप्स विद साइकोलॉजिस्ट्स फ्रॉम द यूएस, ऑस्ट्रेलिया एंड कनाडा। ओके, थोड़ा सा ही फर्क है मेंटल हेल्थ स्टिग्मा में, ज़्यादा नहीं है। अच्छा, हमें लगता है कि प्रॉब्ली वी डोंट नो एंड दे नो, या वहाँ तो बहुत ओपननेस है। बिल्कुल, मतलब 19-20 का फ़र्क आप कह लीजिए। इवन देयर पीपल आर वेरी अफ्रेड। लोगों को लगता है कि टेली हेल्थ कर लेते हैं, ऑनलाइन काउंसलिंग कर लेते हैं, थेरेपिस्ट के ऑफिस में जाते हुए दिखने नहीं चाहिए। बेटर हो रहा है वहाँ भी और यहाँ भी, लेकिन मैंने अपने काम में देखा कि जो लोग आए थे वहाँ पे, वो सारे चीज़ें ट्राई करने के बाद साइकियाट्रिस्ट के पास पहुँचे। दैट वॉज नॉट देयर फर्स्ट ऑप्शन कि पहले बाकी चीज़ें झाड़ा लगवा दो, रिलीजियस प्लेसेस पर आप रेंग कर लेट कर जा रहे हैं, फास्ट रख रहे हैं,
मार पीट रहे हैं, एंड देन फाइनली यू से ओके मे बी अ डॉक्टर माइट बी एबल टू हेल्प, एकदम एंड में एंड पहले मुझे ये चीज़ इंडिविजुअल्स के साथ लगती थी. When I practice couples therapy, अब तो मैं यहाँ पे भी ये देखती हूँ, आप मानेंगे नहीं, 90% of my clients come to me when they have decided that they want to take a divorce. अच्छा. और वो पहले सेशन में ही मुझे बोलते हैं कि आप हमारी लास्ट होप हैं, हमें सेपरेट होना है या हमें ब्रेकअप करना है, बट दिस इज आवर लास्ट ट्राई, वी वांट टू गिव इट अ ट्राई. जबकि रिसर्च बोलती है कि अ कपल स्टेज अनहैप्पी फॉर अप टू 7 years बिफोर दे टेक काउंसलिंग. ओके. तो चाहे आप रिलेशनशिप में हो, डेट कर रहे हो, आपने शादी करी हुई हो, बच्चे हैं नहीं हैं, आप 7 साल की लड़ाई झगड़े अनहैप्पीनेस के बाद आप काउंसलिंग जाते हैं, और वहाँ पे आपका फर्स्ट ये है कि हमने तो डिसाइड कर लिया है. तो अभी भी I think we have come a long way, but we have a much longer way to go, where we don't want everyone to think कि counseling या psychotherapy सिर्फ एक last resort है. कभी कभी ये डॉक्टर के पास जाने जैसा हो सकता है, बट बहुत बार ये जिम जाने जैसा भी हो सकता है. इट कैन बी वेरी प्रिवेंटिव ऑल्सो. लोग जानना चाहते हैं कि पार्टनर के दिमाग में क्या चल रहा है, ये जानने की क्या टिप्स हैं? एक टिप बताऊंगी, बहुत काम की है. हाँ प्लीज बताइए. पूछ लो. ये जो हम सोचते हैं ना कि अरे अब क्या सोच रहे हैं, अब क्या हुआ, टाइम वेस्ट है, एनर्जी वेस्ट है, एंजाइटी है, बस. अ लॉट ऑफ टाइम्स मैंने 2 या 3 दिन पहले एक वीडियो पोस्ट करी अपने इंस्टाग्राम पे, जहाँ पे मैंने बोला कि मेरी कुछ एक क्लाइंट्स और पेशेंट्स बोलते हैं कि अगर हमें अपने पार्टनर को बताना पड़ गया कि ये करो, ऐसे बात करो, मुझे ये दो, तो क्या फायदा, तो क्या पॉइंट है अगर वो चीज़ मिल भी गई. Whereas what we don't realize is that communication is the key to a healthy and a strong relationship. ये आपको कुछ चाहिए, आपके कोई नीड्स हैं, एक्सप्रेस करो. आप सोच रहे हो पार्टनर के दिमाग में क्या चल रहा है, पूछो. बट फिल्मों में तो दिखाया जाता है ना कि वो तो मेरे मन की बात समझ लेगी, या वो तो मेरे दिल की बात समझ लेगा. Films, movies, novels, they are meant to help us come out of reality. Think of something else, distract ourselves and then go back to real life. Okay. ऐसा नहीं है कि लोग आपको समझ नहीं सकते या they cannot understand what you are saying without you telling them. But एक रिसर्च जो बोलती है only 15% of your needs can be understood without communication. तो आप सोचो 85% नीड्स तो फिर भी बतानी पड़ेंगी. दूसरी चीज, शायद अगर आप 5 साल, 10 साल, 30 साल साथ में रहे हो, तो maybe you have come to that stage where you both can understand things without mentioning it, because you have spent so much time together. लेकिन अगर आपका एक नया रिलेशनशिप है, तो एक्सपेक्ट करना कि आप आज घर पे सोच के बैठे हैं कि आज तो मेरे लिए फ्लावर्स आएंगे या चॉकलेट आएगी या आज हम डिनर पे बाहर जाएंगे. आपके पार्टनर को कोई आइडिया नहीं है कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है. फिर वो चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल हो, वो वापस आए हैं, आप उनसे बात कर रहे हैं और फिर आपने उनसे झगड़ा कर लिया, क्योंकि आपके माइंड में तो आप डिनर पे बाहर जा रहे थे और पार्टनर के माइंड में तो ऐसा नहीं था. पार्टनर के माइंड में था तो आज काउच पे बैठ के बढ़िया मर्डर मिस्ट्री देखेंगे और अच्छा खाना घर पे खाएंगे, रिलैक्स करेंगे. ट्रू. So if you want to know what's on your partner's mind, please ask. And if there are times when your partner is not able to express, then you can always say कि क्या आपको अभी स्पेस चाहिए या क्या मैं आपसे किसी दूसरे वे में पूछूं. Then respect their decision. If they want space, क्योंकि कुछ लोग इमोशनली रेगुलेट आइसोलेशन में ज़्यादा अच्छे से करते हैं. वो बोलते हैं कि अगर हम 1 घंटा या 1 दिन अपने आप को दे दें तो we'll feel better. Then respect that. बट अगर पार्टनर बोल रहे हैं कि नहीं मुझे शेयर करने का मन तो है, बट आई थिंक यू विल नॉट रिएक्ट प्रॉपरली, आई थिंक यू विल बी एंग्री और यू विल बी अपसेट, देन प्रॉबेबली वी कैन इंट्रोस्पेक्ट कि हम और अच्छे से और पोलाइटली और प्यार से उनसे कैसे पूछें कि हमें भी पता चल जाए वो क्या सोच रहे हैं, एंड दे ऑल्सो हैव अ सेफ स्पेस. एक ये यूज किया जाता है टर्म, कपल की केमिस्ट्री बड़ी अच्छी है. तो ये केमिस्ट्री क्या होता है? व्हाई केमिस्ट्री? व्हाट इज दिस केमिस्ट्री? आई हैव नो आइडिया. if I have to take an assumption of chemistry, I will probably say when people become really happy seeing Virat and Anushka hugging, after a match, or when they see that they are very happy with each other, at least on, हम उनके घर में तो रहते नहीं है, but on media, social media, the way they will talk about each other, they're very happy. I think that's what they mean about chemistry, कि साथ में खुश लग रहे हैं. हाँ, maybe.
एंड एक ये भी होता है बिकॉज केमिस्ट्री में ये जो सारे टर्म्स होते हैं ना, बॉन्ड एंड रिएक्शंस, तो वो शायद कपल्स भी उस तरह से एक दूसरे को वो देखते हैं कि बॉन्ड अच्छा है या किस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को एक दूसरे के साथ. तो मे बी इसलिए ये टर्मिनोलॉजी आ गई कि केमिस्ट्री बहुत अच्छी है. हो सकता है, बट फ्रॉम अ कपल्स थेरेपिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू रियल लाइफ में केमिस्ट्री अच्छी मुझे लगता है तब है जब आप दोनों को एक दूसरे के लिए बहुत 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 ज़्यादा इज्जत है. Respect is paramount, respect is non-negotiable, and it is, I will say, the foundational stone. अगर आप दोनों एक दूसरे की इज्जत करते हैं तो ये केमिस्ट्री, प्यार, रोमांस आ भी सकता है, और अगर नहीं है और रिस्पेक्ट है तो धीरे धीरे इस पे वर्क किया जा सकता है. बट फ्रॉम अ साइकोलॉजिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू रिस्पेक्ट इज केमिस्ट्री. अच्छा, जैसे 3 चीज़ें हैं कि फिजिकल इंटिमेसी, इमोशनल बॉन्डिंग या फिर डे टू डे कंपैटिबिलिटी. तो अगर इन तीनों को मिला करके एक अच्छा रिलेशनशिप चल रहा है तो कितना परसेंटेज क्या होना चाहिए इनमें से? मैं एक साइकोलॉजिस्ट की हेल्प लेना चाहूँगी. और while I explain this to you, उनका नाम था रॉबर्ट स्टर्नबर्ग. उन्होंने एक ट्रायंगुलर थ्योरी ऑफ लव डिवाइस करी. मेरी मास्टर्स रिसर्च इस थ्योरी पे बेस्ड थी. तो वो बोलते हैं कि लव में 3 कंपोनेंट्स होते हैं. इंटिमेसी, पैशन, कमिटमेंट. अगर ये तीनों चीज़ें हैं सो वी कॉल समथिंग कॉल्ड कॉन्ज्यूमेट लव. कि अगर ये तीनों पिलर्स या तीनों ट्रायंगुलर आपके मार्क हो रहे हैं तो यू हैव कॉन्ज्यूमेट लव एंड लव फील्स कंप्लीट. अब इंटिमेसी क्या है? इंटिमेसी कैन बी इमोशनल इंटिमेसी, इट कैन ऑल्सो बी फिजिकल इंटिमेसी. सो इमोशनल इंटिमेसी विल प्रॉबेबली बी आप एक दूसरे की इज्जत करते हैं, आप सेफ फील करते हैं, आप अच्छे फ्रेंड्स हैं, यू लाइक बीइंग अराउंड ईच अदर, यू कैन टॉक अबाउट एनीथिंग, यू कैन क्वेश्चन एनीथिंग. इमोशनली यू फील कनेक्टेड विद दिस पर्सन. एंड इसमें फिजिकल इंटिमेसी का वो वाला पार्ट विच इज मे बी आपने एक दूसरे का हाथ पकड़ा, सोने से पहले कडल करा, फोरहेड पे किस करा, या बस एक रूम में बैठ रहे हैं इवन इफ दे आर डूइंग 2 different things. दिस इज योर इंटिमेसी. पैशन कौन सा पार्ट है? पैशन इज मोर कनेक्टेड टू अट्रैक्शन, सेक्सुअल इंटिमेसी, and more feeling like a fire within each other to be with each other. That is passion. Third part है commitment. Now commitment can be the tag of a monogamous exclusive relationship. It can be living together. It can be being married. So वो depend करता है culture wise और personality के लिए कि आपके लिए commitment क्या चीज़ है. कुछ लोगों के लिए शादी ही है, कुछ लोगों के लिए even being together and not dating other people is commitment. Okay. Now जो जैसे आपने divide किया वैसे ही अगर मैं इन 3 pillars को देखूँ तो हमारी ये कोशिश रहती है as couples therapists that we try to make all 3 happen. Okay. For the couple. कि मान लीजिए कोई कपल आता है थेरेपी में जो बोलते हैं कि our passion is good, we want to be together, maybe sex is good, but बात नहीं कर पाते एक दूसरे से, या बात करने के लिए कुछ है नहीं. अच्छा. या सिर्फ ये बात करते हैं कि दूध लाए कि नहीं, बच्चे का होमवर्क हुआ कि नहीं. It's very superficial, it's very logistical और administrative. बस day to day वाला ऊपर ऊपर चल रहा है. Then and let's say they are married, right? तो हमने देख लिया commitment है, passion है. Then we try to resolve for intimacy. How can you both be together, love each other, respect each other? कहाँ पे gap आ रहा है जिसको हम bridge कर सकते हैं? अब मान लीजिए there is a couple who says that emotional intimacy भी है, passion भी है, but we are not able to commit to each other. Let's say we are not able to marry. Parental issues हो सकते हैं, career पे focus हो सकता है. I don't believe in marriage, but one person believes in marriage. Then we try to understand that how can we bridge that gap. Third भी हो सकता है, commitment है, emotional intimacy है, but नहीं, I don't think we have the same libido, we don't have the same sex drive, or I don't respect this person, so I don't want to be physically intimate with them or have intercourse with them. So then we try to understand what is it that is creating a break there. Okay. तो अब अगर आप मुझसे पूछेंगे कि कौन सा जरूरी है, तो अब ट्रायंगल का तो कोई भी एक पार्ट हटा दोगे तो वो इनकम्प्लीट हो गया. सो ऑल 3 आर एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट, बट ऑफ कोर्स इट्स हार्ड. तो बहुत सारे कपल्स को लगता है कि डे 1 से तीनों चीजें हों. So for them, I would like to say कि समय लगता है, and don't worry. If you have to have a relationship or a marriage for a very long time, it's okay to build on these 3 pillars gradually. Because अगर you cannot have today what you're supposed to have 30 years later. Right. अच्छा, लव मैरिज वर्सेस अरेंज मैरिज का भी एक डिबेट चलता रहता है.
लव मैरिज में फिर भी चलिए आपके पास स्कोप है कि आप थोड़ा तो बंदे को जानते हो, जो भी है थोड़ा बहुत यू आर अवेयर ऑफ ईच अदर, बट अरेंज मैरिज का जब केस आता है एंड एकदम से यू आर इनटू द मतलब रिलेशनशिप और अब यहाँ से शुरू करना है, तो विच वन डू यू थिंक इज बेटर फ्रॉम दिस रिलेशनशिप पर्सपेक्टिव कि जो ज़्यादा लंबा चल सकता है? जिस मैरिज में रिस्पेक्ट है, पेशेंस है, अंडरस्टैंडिंग है और विलिंगनेस टू वर्क ऑन द रिलेशनशिप है, वो मैरिज बेटर है. लव और अरेंज से कोई फर्क नहीं पड़ता. There are people who have dated for 10 years and married, and yet the relationship may not have respect. There might be abuse or violence. True. There are also people who met once or twice and then married, but they are able to respect each other and support each other. So we cannot pick one over the other. These are just different platforms of finding a partner. And we cannot say कि अगर family ने आपके लिए partner ढूंढा है या आपने खुद के लिए ढूंढा है तो एक is better than the other. Not at all. Okay. सबके अपने एक्सपीरियंस. हाँ, दोनों एक्सपीरियंसेस में प्रोज एंड कॉन्स हो सकते हैं. द आइडिया इज टू मेक अ माइंडफुल चॉइस. किसी के साथ जोर ज़बरदस्ती नहीं होनी चाहिए कि यू नो उम्र हो गई है तो शादी कर लो और फिर ज़बरदस्ती उन्होंने शादी कर ली बिकॉज ऑफ सम फियर. यू नीड टू बी माइंडफुल अबाउट दैट चॉइस, मेक एन इन्फॉर्म्ड डिसीजन एंड एक माइंड में रिमाइंडर होना चाहिए कि देखो मैरिज का पार्टनर आपने चाहे कहीं से भी ढूंढा हो, मेहनत लगेगी और वो मेहनत वर्थ इट है. अच्छा, हमारी जो इंडियन सोसाइटी है उसका एक वो होता है कि किसी भी रिलेशनशिप का अल्टीमेट गोल जो है वो मैरिज होना चाहिए, शादी हो जानी चाहिए. तो लोग इसीलिए आगे नहीं बढ़ते हैं कि हाउ डू वी नो कि यही वो है, कहीं हम फंस ना जाएं, फिर निभाना पड़ेगा. तो वो ये जो सवाल आता है बार बार कि हाउ डू वी नो दैट दिस इज द वन, ही इज द वन और शी इज द वन, ये कैसे पता चलेगा? कुछ लोगों के लिए तो सही में बैकड्रॉप में गिटार बजते हैं. इफ आई वर टू गो बैक टू दोस 90s टिपिकल बॉलीवुड मूवीज. एक बड़ी इंटरेस्टिंग रिसर्च मैं आपको बताती हूँ. देयर इज अ रिसर्च दैट सेज दैट जितना ज्यादा आप लोगों को डेट करेंगे उतने कम आपके लाइक्लीहुड हो जाएगा ऑफ यू मैरिंग समवन. ओके. नाउ दिस डजंट मीन दैट यू डोंट डेट. This doesn't mean that you don't meet arranged marriage prospectives. This just means that marginal utility curve जो economics में होता है उसको ध्यान में रखो. भूख लग रही है तो what one roti or one bowl of rice can do to you, वो आपका second roti, fourth roti will not do. Okay. So first is to understand कि yes, we can date, we can meet people as many as we want to, but every person will have their own quirks and their own strengths. And we also have our own quirks and our own strengths. हम भी perfect नहीं है, वो भी perfect नहीं होंगे. तो perfect ढूंढने की कोशिश नहीं होनी चाहिए. The best way is to have a list of non-negotiables for you. Okay. कि मुझे अपने marital partner में शायद ये 3-4 चीज़ें मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है या 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये होनी चाहिए. फॉर एवरीथिंग एल्स आई विल आइदर एडजस्ट और दे विल एडजस्ट और वी विल फाइंड अ मिडल ग्राउंड. ओके. अब कुछ लोगों के लिए मान लीजिए नॉन नेगोशिएबल हो सकता है कि वो एक जॉब हो, सैलरीड पर्सन हो, ना कि इनटू बिजनेस. ओके. कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि वो ड्रिंक या स्मोक ना करें. कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि वो वेजिटेरियन हो या अगर मतलब एनिमल क्रूएल्टी की तरफ ना हो. कुछ लोगों के लिए हो सकता है दैट वी वांट टू live separately in a nuclear family and not with in-laws or not in a joint family. Some people can say that I want to make sure that I continue working. I don't want to leave my job after marriage and the person should be comfortable with this. So ये बस कुछ एक examples हैं. Okay. Children. Some people want to be child free. Some people know they want 1 child, 5 children. Depends. Yes. अगर आपको ये पता है कि आपकी कुछ एक चीज़ें हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपके मैरिटल पार्टनर में होनी चाहिए, दोज आर सम थिंग्स जब आप उनसे फ़ोन पे बात करें, मिलें, डेट करें, यू कैन डिस्कस. एंड I will also say that it is a healthy time period to meet in a courtship or date for up to 2 years. It's a good time period. Okay. Mostly within 2 years we are able to understand. Actually तो 3 से 6 महीने में ही we know. Okay. But it's good to see the person in different seasons of their life. You know कि गुस्सा कब आता है, बुरा कब लगता है, प्यार कैसे करते हैं, सॉरी कैसे बोलते हैं, आपको कौन सी चीज़ें चुभ रही हैं या कौन सी अच्छी लग रही हैं. But let's say you're not able to, spend 2 years with that person for whatever reason. Take 3 months at least and try to see कि आपके non-negotiables हैं या नहीं हैं. उसके बाद perfection को chase ना करें because nobody's perfect. We are not, they are not, and we will have to work on the marriage.
So how do I know this is the one and not look for the other person? Look for your non-negotiables and try to work on yourself. जिस तरह का आपको पार्टनर चाहिए फिर उस तरह का शायद आपको भी बनना पड़े. Now coming back to your cases, the cases you handle, सबसे weird case आपने क्या handle किया है as a couple therapist? I don't think I can call any of my cases or my clients or patients weird. But हाँ, from the viewer's point of view maybe. हाँ, weird नहीं बोलूँगी, but I will say that people are struggling. Okay. And they are under pain. They are going through a lot of hardships. I have seen couples who might be, going through infidelity. Okay. Where they might have been dating and married, but one or both of them might have either fallen in love or had a moment of weakness for physical intimacy with someone else. I have seen couples where they might really be struggling with the relationship with the in-laws. Okay. That boundary set नहीं हो पा रही है या हमें intrusive लग रहा है. We are not able to live the way we want to. I have also seen couples who are, who are there for premarital coaching. That they have been dating, they're probably engaged, now they're about to get married and they want to figure out if they can gain some tools so that if and when there is conflict later, they can respectfully handle it. There have also been couples who would probably, let's say, are struggling with children. They're not on the same page. Or maybe even infertility. Even that is a major concern now globally. It's almost becoming a pandemic now because of lifestyle, stress, so many things. So I have been seeing people individually and couples from with varied concerns. But what I'm really happy about is that at least they took that step. Okay. कि अभी भी आप देखेंगे इंडिविजुअल थेरेपी की ही एक्सेप्टेंस काफ़ी कम है, तो कपल्स थेरेपी की तो बहुत बहुत कम है. लेकिन फिर भी देर आर पीपल हु आर गैदरिंग दैट स्ट्रेंथ एंड करेज. दे आर सेइंग कि नहीं, वी वांट टू मेक दिस वर्क, I love this person, I care about them. Or something as basic as, I've invested so much time and effort. ऐसे I don't want to let it go. True. But some cases I have seen which are very hard, जहाँ पे abuse या violence है. Okay. Which is, even as a therapist, I will say it's a non-negotiable. मतलब ये तो मैं blanket non-negotiable बोलूँगी सबके लिए. कि when it comes to physical abuse, sexual abuse, financial abuse, emotional abuse, that's very hard to deal with. And अगर ऐसा कभी भी हुआ है, for everyone who's watching, please make sure you get the help you deserve. And it is a serious thing. ये एक red flag है और ये non-negotiable है. And यहाँ पे I think one of the things that we can discuss is Stockholm syndrome. Okay. Because बहुत सारे हमने ऐसे cases देखे हैं जहाँ women who have been suffering from this, but they are like नहीं, वापस जाएंगे, निभाएंगे, हो जाएगा ठीक. तो वो मतलब इट्स बाहर से देखो तो बहुत अजीब लगता है कि क्यों इतना अपने को आप Why are you struggling so much? Why are you struggling when you can just move on? Yeah. But नहीं. तो what is this? क्या चलता क्या है दिमाग में? बहुत सारे रीजंस हैं. तो सबसे पहले तो मैं बोलना चाहूँगी कि स्टॉकहोम सिंड्रोम इज नॉट अ ऑफिशियल साइकेट्रिक डायग्नोसिस. Okay. It's a term which is used to describe what's happening. So it's more of a descriptive label. Okay. Now, this term obviously was not for, let's say, romantic relationships or husbands and wives. It was more like for a captive person. Let's say if a person is having attachment or partial feelings of love or feeling safe with the person who's also their perpetrator, जिन्होंने उनको harm किया है या kidnap किया है, and then they feel like I want to be around them. ये term originate तो वहाँ से हुई थी. ठीक है. अब अगर मैं इस term को romantic relationships या marriages के sense में देखना चाहूँ, तो कई reasons हैं why it's very difficult for females to, let's say, leave. सबसे पहला तो हो गया patriarchy. Patriarchy is so heavily ingrained in us that it's मतलब इतने सालों की है कि फेमिनिज्म के कई और वेव्स लगेंगे, इक्वालिटी के कई और वेव्स लगेंगे फॉर अस टू कम आउट ऑफ इट. सो इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू से दैट द मैन इज रॉन्ग और द मैन कैन हर्ट मी. वी विल फाइंड unconsciously, ये हम जानबूझ के नहीं करते हैं, बट अनकॉन्शियसली वी विल फाइंड रीजंस टू कंटिन्यू टू बी विद दैट पर्सन कि क्या पता ही सही हो, मैं गलत हूँ. एंड जस्ट बीइंग ब्रॉट अप लिसनिंग टू के ऐसा ही होता है. शायद आपके मदर ने देखा हो, आपके ग्रैंड मदर्स ने देखा हो, आपके सिस्टर्स या फ्रेंड्स ने देखा हो, एंड यू फील दिस इज नॉर्मल. सेकेंड इज शेम.
ऑफ द सोसाइटी कि लोग क्या बोलेंगे. ओके. बट एक्चुअली देखा जाए तो सोसाइटी तो आपके घर के अंदर नहीं है, उन्हें तो नहीं पता कि आप किस किस चीज़ से गुजर रहे हैं. बट फिर भी हमें ये लगता है दैट इफ स्पेशली फॉर women दैट इफ आई एम डिवोर्सिंग और इफ आई एम सेपरेटिंग देन आई एम द बैड पर्सन. या लोग सोचेंगे कि मैंने मैं सबको साथ लेके नहीं चली, या मेरी ही गलती होगी, मैंने नहीं निभाया. सो सेकेंड इज देयर इज शेम. Third is sometimes the behavior of the person gives you very mixed signals. मान लेते हैं कोई perpetrator है, कोई husband ही है जिन्होंने अपनी wife को, I'm taking typical heterosexual relationships, husband ने wife को abuse करा, physical, sexual, mental, any kind of abuse. उस abuse के बाद husband ने sorry बोला, मरहम लगाया, gift दिया, प्यार करा. तो अब lady के दिमाग में, wife के दिमाग में तो कंफ्यूजन हो गई कि क्या ये मार रहा है या क्या ये प्यार कर रहा है. एंड दोज मिक्स्ड फीलिंग्स ऑल्सो कम बैक टू अस व्हेन वी आर इन द डिसीजन मेकिंग स्टेज. फिर वही मिक्स्ड फीलिंग्स जो हमने एक्सपीरियंशियली देखी हैं, दे स्टार्ट टू मेक अस फील कि they start to make us feel confused and more like कि क्या पता है तो है लेकिन प्यार भी तो करता है. कितना ख्याल रखता है, उसने मुझे मरहम लगाई, उसने मुझे गिफ्ट दी, उसने मुझे अच्छे से बात करी, सॉरी बोला, and then you can start to feel like maybe this is right. And the fourth reason, if I go back to Sigmund Freud and a very psychoanalytical point of view, कि एक bad objects का term originate हुआ था, which said that when we are children, हमारे चाइल्डहुड में अगर हमारा एक ट्रबल्ड रिलेशनशिप रहा विद वन और बोथ पेरेंट्स, तो वो एक बैड ऑब्जेक्ट बन जाता है हमारे लिए, उनका बिहेवियर. और हमें बहुत बार लगता है कि क्योंकि वो हमारे पेरेंट हैं, केयर गिवर हैं, आइडियली दे आर मेंट टू टेक केयर ऑफ अस, हो सकता है वो नहीं कर पाए. वो बैड ऑब्जेक्ट्स फिर हम पूरी लाइफ ढूंढते रहते हैं. Okay. So let's say if there is a woman who might have had a troubled relationship, let's say either mother or father, let's take mother. There is a girl who's had a troubled relationship with her mother. She might have been abused, she might have been neglected, the mother might have been an addict, the mother might have been narcissistic. किसी भी वजह से प्यार की healthy definition उस बच्ची को नहीं समझ में आई. Now that child is, let's say, in their 20s, 30s, 40s, whenever they want to marry. And there is a person, a male, who is showing personality traits which are very similar to the traits जो उसने अपनी माँ में देखे थे. Okay. And that girl or that lady has not processed. उसने वो रिफ्लेक्ट नहीं कर पाई या शायद थेरेपी नहीं जा पाई, और उसको ऐसा लगता है कि वो तो प्यार था, वो पर्सनैलिटी ट्रेट्स जो शायद बुरे थे वो प्यार था. एंड नाउ शी मीट्स अ पर्सन जो वही पर्सनैलिटी ट्रेट्स दिखा रहा है, बैड ऑब्जेक्ट्स. अब उसके माइंड में क्या आ गया है कि मैं इस रिलेशनशिप में रहती हूँ, और अगर मैंने इस रिलेशनशिप को फिक्स कर लिया, या अगर मैं इस रिलेशनशिप में रह गई, ये सक्सेसफुल हो गया, तो मैंने उस रिलेशनशिप को जो मैं बच्ची थी उसको मैंने क्योर कर लिया. या उसको मैंने फिक्स कर दिया. ये आपका चाइल्डहुड ट्रॉमा आपके साथ चल रहा है. ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है वाई इट्स हार्ड टू लीव, because you will probably end up marrying someone who is like your parent, and then you want to continuously keep fixing the issues that you have with them, क्योंकि your inner child is saying कि आप अपने पेरेंट के साथ वो इशू फिक्स कर रहे हैं. ये 4 मेन रीजंस हैं. उसके सिवाय वी हैव ऑल्सो सीन डिपेंडेंसी, लेट्स से फाइनेंशियल डिपेंडेंसी. If the woman is not working or does not have a lot of family support, बहुत बार we have seen that women who might be considering a divorce are not able to because वो फैमिली, मतलब अब शायद उतना नहीं होता, बट कहीं कहीं अब भी होता है कि शादी हो गई है तो वही तुम्हारा घर है, वही देखेंगे, वापस मत आना. होता है अभी, मतलब जो अभी रिसेंट केसेस हुए हैं हरियाणा के, द निक्की भाटी केस जो डाउरी वाला, तो पेरेंट्स ने कई बार वो वापस आई, पेरेंट्स ने वापस भेज दिया कि नहीं जाओ, निभाना है, करना है, तो चल रहा है. So even not having that support from family or friends is a major reason why they go back. The 6th reason is awareness नहीं है. बहुत बार हमें पता ही नहीं होता है कि हमारे साथ अब्यूज़ हो रहा है, हमें पता ही नहीं है कि ये रेड फ्लैग है, हमें पता ही नहीं है ये गलत है. कैसे नहीं पता होता है? मतलब शायद हमने अपने आसपास देखा है, शायद हमने बहुत लोगों को ये तो नॉर्मलाइज कर दिया, शायद नॉर्मलाइज कर दिया. ऑल्दो व्हाट इज कॉमन इज माइट नॉट बी नॉर्मल, लेकिन हमें बहुत बार हम फ्रीज हो जाते हैं. जैसे हमें लगता है फ्लाइट और फ्राइट 2 रिस्पॉन्सेज हैं जब हमारे साथ कुछ बुरा होता है, या तो भाग जाओ या उसको फाइट करो, डील विद इट. एक थर्ड रिस्पॉन्स होता है फ्रीज. हमारा नर्वस सिस्टम एकदम रुक गया, हमारी बॉडी रुक गई, वी डोंट रियली नो कि अभी क्या करना है. तो
unconsciously we might not even know. Or I think there can be another reason that I want to be a good wife, I want to be a good partner. कभी कभी आपने हाँ, कुछ लोगों का ऑब्जेक्टिव ही होता है लाइफ का, दैट आई वांट टू बी अ गुड वाइफ. हाँ, एंड यू शुड डेफिनेटली बी अ गुड पार्टनर. बट अगर अब्यूज हो रहा है तो आप कितनी भी कोशिश कर लो, आप गुड पार्टनर बन ही नहीं सकते. बिकॉज नाउ देर इज mental illness, there is a mental health disorder and there is mental pain in that person. तो आपको गुड वाइफ या गुड हस्बैंड बिल्कुल होना चाहिए. बट अगर आपके साथ अब्यूज हो रहा है, हमें क्या लगता है कि हम ना थोड़ा और मेहनत करते हैं, थोड़ा और अच्छे होते हैं, थोड़ा कुछ और ट्राई करते हैं. बट दैट डजंट चेंज एनीथिंग बिकॉज द पर्सन will not be able to accept that change in you. तो आपके पास ऐसे केसेस आए हैं जहाँ पे पार्टनर के भी, मतलब पार्टनर फिजिकली अब्यूज कर रहा है अपने पार्टनर को? Yes, unfortunately, yes. Okay. Even fortunately, and how because have you dealt with them? So there was a couple where it was a love marriage. They knew each other for 5 years. They married. It was an intercultural marriage. So of course, even convincing the families that we want to marry was a task. From the first day they married, there was physical abuse. Pehle, the husband was hitting the wife. After about 3 months, the wife started hitting back and the wife also started hitting the husband. And it had been going on for about 4 years or 5 years. And then they sought couples therapy with me. And usually, whenever I start couples therapy, this is my first question. Has there been physical or sexual violence? And of course, then we later go to financial abuse, verbal abuse as well. And they had mentioned yes to me. They were fortunately open enough to talk about it. It was very difficult for them, but they spoke about it with me. My first reaction whenever anything like this happens is to understand why it happened. So what we did was we tried to understand कब शुरू हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ. जब हमने हस्बैंड से बात करी तो हमने पूछा have you seen physical abuse anywhere? ये एक साथ बात नहीं होती है, अलग अलग नहीं, साथ में. Okay. It was a couple session, both of them were present. Okay. And we asked that I asked that have you seen violence, and he said no. अच्छा. मैंने कभी violence नहीं देखी है. We asked, have you seen your father hit your mother, your grandparents? नहीं, I've never seen it. Have you ever hit anyone else except for your wife? नहीं. We asked the same questions to the wife. नहीं. Everywhere the answer is no. And then we went to the childhood of the husband. Okay. So I said कि let's go back a little. And when you were a child, were you ever bullied? No. Were you hit? No. Achha. Where were you staying? And he mentioned that I was in a boarding school. Okay. My first hunch was that there has been sexual abuse in boarding school. And that's the first question I asked. To which he said, मुझे पता नहीं वो abuse था या नहीं था. And the reason why I'm bringing this up, the reason why I'm bringing something like this is because I think we feel like it's always men who are wrong. It's always men hitting the women. And while that might be true statistically, it's also important to note that men have also been abused. And in a male boarding school, he went on to share the details of what happened, how the sexual abuse happened, how long it went on for. And of course, like, it was a very heavy moment for all of us. How he was old crying. was he at that time? Maybe a teenager. He was crying, he was upset. And that's what we focused on. कि अगर ये हुआ है, आप लोग अभी इस बारे में हेल्प लेना चाहते हैं, right? They both wanted to stop it, which is great. They wanted to stop it. They accepted their mistake. They said, for some weird reason, they actually said sorry to me. And I said, नहीं, आपको एक दूसरे को sorry बोलना है. We tried to process where that comes from. Of course, the wife's hitting was majorly a way of self-defense. Or आप बोल सकते हैं कि, I can't take it anymore. I don't want it to happen, but I love you. I want to make it work. So there, how we handled it was to understand why it happened, where it started from. We tried to work through that grief and childhood abuse and childhood sexual abuse. And then we went on to explaining and psychoeducating what is a healthy relationship. अगर आपको गुस्सा आ रहा है, अग्रेशन हो रहा है, तो आप क्या कोपिंग टेक्निक्स यूज कर सकते हैं उस टाइम पे टू काम डाउन. अगर आपको और आपके पार्टनर को बात करनी है, हाउ कैन यू टॉक, हाउ कैन यू हैव प्रिवेसी, हाउ कैन यू लड़ाई में भी इज्जत कैसे मेंटेन करो, हाउ कैन यू स्टिल बी रिस्पेक्टफुल. ओके. क्योंकि टॉन्ट और सरकाज़म, बिलो द बेल्ट कमेंट्स कभी कभी गुस्से में ना हम एक ट्रांस में चले जाते हैं. बट इज्जत से कैसे लड़ते हैं? आई वांट टू नो. बाय नॉट मेकिंग कमेंट्स व्हिच आर बिलो द बेल्ट, बाय नॉट
by not trying to hurt them or pinch them, by not saying, by not, let's say, constantly bringing up the past, by not name calling, गाली गलोच नहीं करना है, तुम्हारी माँ ऐसी और तुम्हारा बाप ऐसा, नॉट रियली, नॉट नीडेड. लड़ाई का मतलब है कि मुझे बुरा लगा, मुझे अच्छा नहीं लगा, मुझे लगता है आपको ऐसे करना चाहिए या आपको ऐसे बोलना चाहिए. लड़ाई का मतलब है पर मैं ऐसे नहीं बोल पा रही या बोल पा रहा क्योंकि आपने ऐसा करा. लड़ाई में इज्जत मेंटेन होगी अगर आप नेम कॉलिंग नहीं करेंगे, अगर आप बार बार पास्ट को लेकर नहीं आएंगे. कुछ एक लोग ना प्यार से आप बोलते हैं, लड़ाई में तू पे आ जाते हैं. ओके, वो आप ट्राई करो कि नहीं हो. एक दूसरे को डोंट अंडरमाइन द इंडिविजुअलिटी ऑफ अनदर पर्सन. वो आपसे कम नहीं है, वो आपसे छोटे नहीं है. एंड अ मैरिज इज सपोज्ड टू बी दैट ऑफ इक्वल्स, राइट? तो इक्वालिटी आप और कैसे मेंटेन करोगे? बाय नोइंग कि डिसरिस्पेक्ट नहीं करनी है, लड़ाई करनी है. फेयर लड़ाई बहुत अच्छी बात होती है. लड़ाई इज वॉट विल ब्रिंग बैक लव एंड इंटिमेसी. ओके, आई एम गोइंग टू गो बैक टू अनदर साइकोलॉजिस्ट, जिन्होंने बताया कि कपल्स या रिलेशनशिप्स या मैरिजेस एक सिक्लिकल वे में चलते हैं. अच्छा, लड़ाई, रिपेयर, प्यार, लड़ाई, रिपेयर, प्यार. दिस इज हाउ अ मैरिज और अ लॉन्ग टर्म रोमांटिक रिलेशनशिप इज सपोज्ड टू फंक्शन. तो लड़ाई तो आप एस्केप कर ही नहीं सकते. और जो लड़ाई के बाद जो आप एक दूसरे को सॉरी बोलते हैं, मनाते हैं, एक दूसरे की नीड्स को फुलफिल करने की कोशिश करते हैं, दैट इज व्हाट ब्रिंग्स बैक द इंटिमेसी दैट वी वर टॉकिंग अबाउट. दैट इज व्हाट ब्रिंग्स बैक कि ओह आई लव दिस पर्सन, ओह आई अंडरस्टैंड कि व्हाई आई एम विद देम. सो लड़ाई अगर रिस्पेक्टफुल है और अगर आप उसको कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट सीख जाते हैं, अच्छे से रिपेयर करते हैं, दैट्स एब्सोल्युटली ओके. बट जब आप लड़ाई में गाली गलोच पे आ गए, थप्पड़ मार दिया, अच्छा ये तो है फर्स्ट लेवल ऑफ रिस्पेक्ट. सेकंड लेवल ऑफ रिस्पेक्ट क्या है? कुछ लोग ना ऐसे करते हैं, हाँ, या तुम क्या बताओगे, दे स्टार्ट टू एनिमेट एंड बी ड्रामेटिक, डाउनग्रेड करेंगे. जैसे आई रोलिंग है ना, फिर शुरू हो गई, फिर शुरू हो गया. तो इससे अगला का फिर गुस्सा और बढ़ता है. जेस्चर्स दे रियली या एब्सोल्युटली, क्योंकि फिर आप वैसे ही आपको लग रहा है कि आपका पार्टनर आपकी बात नहीं समझ रहा. अब आपने ये वर्बल नॉन वर्बल क्यूज देख लिए, अब तो जी आप बिल्कुल ही बंद हो गए. नाउ यू हैव शट डाउन एंड नाउ यू आर सो एंग्री कि प्लीज मेरी बात सुनो. और लड़ाई में ना मोस्टली दोनों पार्टनर्स यही बोल रहे होते हैं कि प्लीज मेरी बात सुनो. एक्चुअली एंगर नहीं होता है. Anger is the tip of the iceberg. There's something below it, which is hurt, and there is something below it which is saying that I really wish you understand. अच्छा, लड़ाई भी दो तरह की होती है. एक तो बोल देते हैं एकदम चीख चिल्लाहट वो वाली, और एक है कि चुप हो जाते हैं. ज्यादा डरावनी कौन सी होती है? हमें लगता है चुप होना ज्यादा डरावना है. ऐसा नहीं है. दोनों Going back to another psychologist. So couples therapist हैं Dr. John Gottman, Dr. Julie Gottman. उन्होंने 4 हॉर्समैन बताए हैं हमें, जो बोलते हैं कि ये 4 हर एक लोग अलग अलग वे में दिखाते हैं. तो 2 उसमें से ये भी हैं कि मान लो आप जिसको हम स्टोन वॉलिंग बोलते हैं, कि आप बिल्कुल चुप हो गए, आप साइलेंट हो गए, आप अपने रूम में चले गए, आपने रिट्रैक्ट कर लिया, आप उस सिचुएशन से बाहर आ गए. या फिर एक है डिफेंसिवनेस, कि आप बोल रहे हो नहीं मैं गलत नहीं हूँ, पर मैंने तो ये ऐसे बोला था. बेसिकली यू आर ट्राइंग टू जस्टिफाई, यू आर ट्राइंग टू प्रोटेक्ट. एक्चुअली प्रोटेक्ट योर सेल्फ तो 4 हैं. और फिर तीसरा है कि आप नैग कर रहे हैं, क्रिटिसिज्म कर रहे हैं. तो सारे इक्वली बैड हैं, लेकिन सारे अनअवॉइडेबल भी हैं. अच्छा. क्योंकि जब हमें गुस्सा आता है या जब हमें बुरा लगता है, तो हम नॉर्मल तो बिहेव नहीं कर सकते. एंड एक्सपेक्ट करना कि आप गुस्से में हैं या आपका पार्टनर गुस्से में है या आपको बुरा लग रहा है या उनको बुरा लग रहा है, फिर भी वो नॉर्मल बिहेव करेंगे, तो वो एक्सपेक्टेशन भी गलत है. ओके. तो हर एक पर्सनैलिटी का अलग वे है दिखाने का गुस्सा या बुरा लगना. लेकिन वो थोड़े टाइम के लिए शायद एज अ कोपिंग टेक्निक इट्स ओके. एक्चुअलिटी में वी डोंट वांट दैट टू बी योर स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर. वी डोंट वांट कि
आप ज़्यादा क्रिटिसाइज करते रहें, वी डोंट वांट कि आप ज़्यादा समय तक आइसोलेट चुप हो जाएं. हाँ, थोड़े टाइम के लिए इट्स प्रोबेबली ओके टिल द टाइम यू नीड टू काम योरसेल्फ डाउन. कुछ लोगों के लिए आइसोलेट करना हेल्प्स देम. उनको लगता है कि अगर मैं वॉक करके आ गई या मैं नहा कर आ गया, पानी पी लिया, मे बी अब मैं ज़्यादा बुरा नहीं बोलूँगा अपने पार्टनर को या बोलूँगी. तो मतलब बेस्ट तरीका क्या होता है ये गुस्सी ख़त्म करने का? अगर एक कपल के बीच लड़ाई चल रही है किसी बात को लेकर, 2-3 दिन हो गए हैं, बातचीत नहीं चल रही है, तो बेस्ट तरीका क्या होगा? सॉरी बोल दो. कौन बोलेगा? दोनों बोल दो. या फिर ऐसा तो हो नहीं लगता ना कि 1 2 3 सॉरी. हाँ. साथ में तो होगा नहीं, किसी एक को तो पहले बोलना होगा. एक ऐसा पैक्ट बनाओ कि जब लड़ाई होगी दोनों में से अगर किसी एक ने सॉरी बोल दिया तो दूसरे को बोलना ही पड़ेगा. जैसे प्यार अकेले से नहीं होता है, लड़ाई भी अकेले से नहीं होती है. इट्स नॉट पॉसिबल कि दूसरे इंसान से दूसरे इंसान की कोई भी गलती ना हो सकता है कभी कभी, बट दैट्स रेयर. समथिंग और द अदर माइट हैव हैपेंड फ्रॉम बोथ ऑफ यू. तो याद रखो कि रिपेयर करना जरूरी है. कैसे? लड़ाई रिपेयर प्यार. तो अब लड़ाई हो गई, अब प्यार तक पहुंचना है, तो रिपेयर तो करना पड़ेगा. एंड याद रखो कि सॉरी बोलने से कोई बड़ा छोटा नहीं होता है. अब सॉरी कौन बोले? आइडियली तो अगर पता चल रहा है कि किसी एक की गलती है वो बोले, लेकिन गुस्से में, लड़ाई में तो हमें तो हमेशा ही लगे ना हम ठीक हैं और सामने वाला गलत है. तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप बात करें. लेट्स से इफ़ यू आर नॉट रेडी टू से सॉरी राइट नाउ, इफ़ यू आर नॉट रेडी टू अपोलोजाइज, यू डोंट फील इमोशनली रेगुलेटेड, मे बी जस्ट बी ओपन टू अ कॉन्वर्सेशन. जस्ट से कैन वी टॉक अबाउट दिस. सॉरी बाद में आ जाएगा. मेल्स की एक कंप्लेंट होती है कि हमेशा हमको ही बोलना पड़ता है सॉरी. दे आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट द मिस्टेक, अगर उन्होंने की भी है तब भी. इज इट ट्रू? इट कैन बी ट्रू, लेकिन फीमेल नॉट सेइंग सॉरी के पीछे इट्स मोर पैम्परिंग दैट इज एसोसिएटेड विद इट. वो एक नीड के प्लीज लव मी, प्लीज सी मी, प्लीज बी विद मी, प्लीज शो मी अ जेस्चर. दैट डिफरेंस इन ब्रेन वायरिंग इज देयर. एंड ऐसा नहीं है दैट women don't say sorry, women do say sorry, but sometimes it's okay for the man to be the bigger person. It's okay for the man to say कि चलो आदमी होने के बहुत फायदे हैं, या आदमी होना का एक नुकसान ये है कि मैं पहले सॉरी बोलता हूँ. आपको लग रहा है आपका नुकसान है, वो फायदा आप ही का है. एक जोक चलता है ना कि नहीं, शी इज ऑलवेज राइट, वाइफ इज ऑलवेज राइट. एब्सोल्युटली. तो ऐसे भी केसेस आए हैं जहाँ पे मेल्स के साथ ही वायलेंस हो रहा है, लाइक फीमेल इज द परपेट्रेटर. It has happened where there are couples where the wife might feel so emotionally dysregulated, so not feeling seen and heard, कि they don't know कि अब मैं अपना aggression कैसे control करूँ. Maybe they have had alcohol too much, or maybe the husband has said something, maybe the in-laws have said something, या maybe वो अपने आप से परेशान है. Maybe their life, there's stress, hormonal imbalance, कुछ ना कुछ हो रहा है जिस वजह से उनसे अपने इमोशंस रेगुलेट नहीं हो रहे हैं, और गुस्से में या बुरा मान के या अग्रेशन में दे माइट हैव हिट द हस्बैंड. इट हैज हैपेंड. अगेन, कुछ भी हो जाए, वायलेंस इज नॉट ओके. कुछ भी हो जाए, अब्यूज इज नॉट ओके. इट डजंट मैटर कि सामने वाले ने क्या करा, आप ये नहीं कर सकते. एंड इट ऑल्सो डजंट मैटर इफ यू आर अ मेल और अ फीमेल. Because of patriarchy, male abuse is taken more seriously than female abuse, and I understand why. But either way, it's not correct. और हस्बैंड वाइफ की बात कर रहे हैं, बच्चों को मारना सही नहीं है, लोग बच्चों को मारते हैं. So hitting is not okay, and yes, it is happening from both the genders, all genders. Have you had cases where couples have broken up over a bad sex? No, not really. Okay. जब शादी होती है तो it's not about just the couple getting married, it's about family coming together and वो होता है कि खाली साथ नहीं आते हैं, it's a collision, धमाका होता है और फिर बहुत सारी चीज़ें होती हैं. तो what is the role of the family and other people involved जब दो लोग एक साथ होते हैं, कि मतलब how it affects their relationship? Role is to leave them alone. That's the best role. But does it happen all the time? No. A lot now it's started to happen, but majority I will say it's not happening. Why the role is to leave them alone? Let's start from that. एक concept है separation individuation का. Now in the West, let's say if a person is 16 years old or 18 years old, they might start with part-time jobs, they might move out of home for college or jobs. The parents only will say कि जाओ सीखो, खुद करो. India में that physical separation, not just India, Southeast Asian cultures,
कलेक्टिविस्ट कल्चर्स में वो सेपरेशन होता है या तो जब आप कॉलेज के लिए बाहर जाते हैं या जॉब के लिए बाहर जाते हैं, या फॉर सम पीपल जब आप शादी करते हैं। अब ये जो सेपरेशन का प्रोसेस है ये हमेशा जो बच्चा है, जो अब अडल्ट है, सो द अडल्ट चाइल्ड, उनको इनिशिएट करना पड़ता है। पेरेंट्स कभी नहीं बोलेंगे क्योंकि वो बोल सकता ही नहीं है ना, उनका तो एक दिल का हिस्सा है वो बच्चा। तो पेरेंट्स कभी नहीं बोल पाते हैं कि अब आप जाओ, दूसरे घर में रहो, दूसरी नौकरी करो, शादी कहीं और, मतलब ऑल ऑफ दैट दे कांट से। अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है अडल्ट चाइल्ड पे कि आप बोलेंगे आई एम एन इंडिविजुअल ऑफ माई सेल्फ, आई लव यू, I respect you, but I'm not going to live my life only the way you want me to live it. I might have hopes, dreams, values, boundaries, insecurities, securities, which might not match that of yours. अब जब ये चीज़ मान लीजिए एक इंडिविजुअल ने नहीं करी क्योंकि वो नहीं कर पाए, उनको अवेयरनेस नहीं थी, उनको गिल्ट था, वॉट एवर रीजन, और अभी तक जो मैंने आपसे सेपरेशन कहा वो जोग्राफिकल सेपरेशन था, फिजिकल था। इमोशनल सेपरेशन इज व्हाट इज हार्ड, राइट? इमोशनली सेइंग दैट आई लव यू बट आई कांट लिव माई लाइफ अकॉर्डिंग टू यू, यू नो, मेरा दूसरा करियर, मेरा दूसरा घर, मेरे दूसरे दोस्त, वॉट एवर। अब जब वो इंडिविजुअल ने नहीं करा, अब उस इंडिविजुअल की शादी हो गई, देयर इज अ वाइफ और हस्बैंड हु हैज कम, एंड बोथ साइड्स, राइट, बोथ साइड्स ऑफ पेरेंट्स यूजुअली आर ओवर इन्वॉल्व्ड। उनको पेरेंट्स को क्या लगता है कि जब सेपरेशन, और ये सब अनकॉन्शियस है, किसी को पता नहीं होता कि ये हो रहा है, ये आपके माइंड में पीछे है। पेरेंट्स को ये लगता है कि जब उस बच्चे के साथ हमारी इंडिविजुएशन या सेपरेशन नहीं हुई, जब वो बच्चा अभी भी इमोशनली हमारा है, हमारे साथ है, तो वो वाइफ या हस्बैंड जो आए हैं नए, वो भी ऐसे ही होंगे। तो अब इट्स नॉट जस्ट दैट इंडिविजुअल, इट्स ऑल्सो द यूनिट। नाउ टू पीपल हैव कम टुगेदर, दिस होल यूनिट इज नाउ अ सबसेट ऑफ आवर यूनिट। It's not a new unit. So role क्या है? To leave them alone and to realize that it's a new unit. And even if, let's say, there is an adult who has not been able to separate and individuate from the parents, grandparents, or the joint family, nuclear family, तो भी it can also happen after you marry. ऐसा नहीं है कि पहले नहीं हुआ तो बाद में नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है। लेकिन जितनी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी पेरेंट्स की है उससे ज़्यादा ये अडल्ट चाइल्ड की है। एज आई सेड, पेरेंट्स तो नहीं बोल पाएंगे। देर आर, except for parents who might be addicts or narcissists or who might be really abusive, most parents do love their children. Yes. And it's very difficult for them to say, don't live with us, don't talk to us. It's very difficult to say कि, you know, हमसे suggestion मत लो, खुद करो। तो ये responsibility जो है कि अब wife और husband in a typical heterosexual relationship, ये wife और husband अब एक नई दुनिया, एक नया घर, एक नई शुरुआत करेंगे। They are starting a family of their own. लोगों के लिए starting a family means having kids. Yes. But actually, the minute you marry, it's a new family. True. And your responsibility, your loyalty, your love, always number one then has to be that towards your spouse. And your spouse is now your number one family. अब parents ये नहीं कर पाते हैं, तो अब आते हैं कि impact क्या होता है? Extreme anxiety and resentment. Of course, it can go towards depression, stress, even post-traumatic stress disorder. But there is extreme feeling of suffocation for some people. कि मेरी choices, मेरी needs, मेरी values address नहीं हो रही हैं. I am constantly being told by someone else कि you know अब उठो, अब सो, यहाँ पे काम करो, यहाँ काम मत करो, ये पहनो, ये मत पहनो. And that can feel very stifling. That can feel like a loss of self-individuality. That can also feel like, you know, कोई पुलिस है जो मुझे constantly देख रही है. I'm under the radar. It can also feel like the life decisions जो आपको और आपके पार्टनर को साथ में लेने चाहिए, अब वो आपके नहीं बचे. अब कोई और ले रहा है वो आपके लिए. It can also feel like isolation and loneliness. Because when it was just me and my partner, when I was with, let's say, only my side of the family, I had more control or more agency, more freedom. But now अब मैं अकेली हूँ, अकेला हूँ, I don't know how to make it happen. So yes, marriage is a union of two families in collectivist cultures, and rightly so. But that union is supposed to support. That union is supposed to help. That union is supposed to be there when they're needed. That union is not supposed to be a CCTV. That union is not supposed to say कि हमारे यहाँ तो ऐसा ही होता है, बट हमारे यहाँ ऐसा ही होता है. हाँ. मतलब इंडियन सोसाइटी जो है, अगर आप देखें
फीमेल्स का तो ये आप वहाँ से आ गए, एक नए घर में आप शिफ्ट हो गए, बट अब अगर जो मेल है वो चाह भी रहा है कि अलग हो जाए, बट वो मदर्स को क्या हो जाता है, अचानक इतना पजेसिव हो जाती हैं अपने सन्स के लिए कि नहीं अब कोई और कैसे कंट्रोल कर रहा है उसे, मेरे साथ रहेगा, मेरा बेटा है, मेरा बेटा मेरे घर पे रहेगा। तो हमें लगता है मेल्स के लिए ये शायद उनकी लाइफ का बहुत बड़ा स्ट्रगलिंग हाँ वो होता है कि वाइफ वर्सेस मदर कैसे इसको डील करते हैं। आई थिंक काफ़ी मतलब आई नो अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स हु आर रियली स्ट्रगलिंग बिकॉज ऑफ दिस। यस, ये काम करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी हस्बैंड की है। एक्सपेक्टिंग द मदर टू चेंज और से कि अरे तुम लोग अपनी लाइफ जियो will not lead to any fruition. It's an ideal case scenario. It's an ideal case scenario where everybody is respecting each other's boundaries, each other's space, but that may or may not happen. जैसे मैंने बोला, वो अडल्ट चाइल्ड को सेपरेट करना पड़ेगा। हाँ, बीच में टेम्परेरली लोगों को बुरा लगेगा, लोग सरकाजम करेंगे, टॉन्ट करेंगे, बट इन लॉन्ग टर्म इट्स एक्चुअली बेनिफिशियल फॉर एवरीवन। वो बोलते हैं ना, अगर कम बात हो, कम मिलो तो रिश्ता अच्छा रहता है, बिकॉज फिर लड़ाई करने का टाइम भी कम है, क्रिटिसिज्म करने के लिए चीज़ें भी कम है। तो स्टैंडिंग अप फॉर द वाइफ और द न्यू पार्टनर इज द मेल्स जॉब. Setting a boundary with the mother-in-law, father-in-law or any other person in both cases. लेडी के पेरेंट्स के सामने लेडी बाउंड्री सेट करेगी, हस्बैंड के पेरेंट्स के सामने हस्बैंड बाउंड्री सेट करेगा. आप अपने पार्टनर को कभी बुरा बनने नहीं दे सकते अपनी फैमिली के सामने, चाहे आपके पार्टनर की कितनी गलती हो. Ideally, the wife needs to take the blame for the husband in front of her parents or siblings. Husband needs to take blame for wife in front of his parents and siblings. एक चाहे आपस में कितनी लड़ाई हो रही हो, एक दूसरे को हमेशा एक अच्छे लाइट में पोर्ट्रे करें. छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, जो आपने बोला, राइट, देयर इज अ लेडी who's gotten married and the husband is not able to set boundaries, mother-in-law is feeling something. मान लेते हैं कि अब लेडी घर पे आए हैं रात को 10 बजे शॉपिंग करके. द मदर इन लॉ वाज सेइंग कि डिनर तो हम सब साथ में ही करते हैं, हम तो डिनर 8 बजे करते हैं, हो है ना. अब वो 10 बजे शॉपिंग करके आई हैं एंड द मदर इन लॉ वांट्स टू से समथिंग और द अदर फैमिली मेंबर्स, अच्छा आजकल नया हो गया कि कुछ बोलेंगे नहीं, आंखें दिखा देंगे, हमने तो खा लिया, तुम्हारे लिए तो छोड़ा भी नहीं, तुम तो खा कर आई होगी, वॉट एवर. अब हस्बैंड का सिर्फ एक काम है, हस्बैंड घर पे बैठा, हस्बैंड का सिर्फ एक काम है, मम्मी मैंने बोला था इसको कि थोड़ी और शॉपिंग करो, घर से बाहर निकलो, बहुत टाइम हो गया है, मैंने बोला था जाओ, मैं तुम्हें पिक करने आ जाऊंगा अगर सेफ्टी कंसर्न होगा तो. बट फिर वो मम्मी का बुरा नहीं बन जाएगा, बुरा बेटा बन जाएगा. बनना पड़ेगा. अच्छा, बनना पड़ेगा. The minute you marry, your first person has to be your spouse, whether you are a lady or a husband. Otherwise, it's very, very difficult. हमें लगता है कि हम 4 लोगों को प्रायोरिटी पे रखते हैं, हो ही नहीं सकता. फिर वो प्रायोरिटी शब्द ने अपना मीनिंग छोड़ दिया है. आप ये नहीं बोल सकते मेरा करियर भी ग्रेट है, मेरे एब्स भी हैं, मेरे पास पैसा भी बहुत है, मेरे पास रिलेशनशिप, सब कुछ नहीं होगा. इवेंचुअली हो जाएगा, सारी 4 चीज़ें एक टाइम पे नहीं होंगी. एट वन टाइम यू कैन फोकस ऑन वन थिंग. So how to make it happen? The husband has to take the blame. The husband has to favor the wife. Now same goes for, let's say अब आप जाते हैं आपकी वाइफ के पेरेंट्स के घर और कुछ तो आपसे हस्बैंड से एक्सपेक्टेड था. मान लीजिए आप बोलते हैं कि आप 1 घंटे लेट आए, राखी का दिन है, यू हैड टू ब्रिंग योर वाइफ टू हर पेरेंट्स, ब्रदर को राखी बांधने के लिए, और हस्बैंड की कुछ फॉल्ट हो गई, कुछ भी. अब वो पेरेंट्स वहाँ इंतज़ार कर रहे हैं, हमारी बेटी आएगी, राखी बांधेगी, और भी लोग आए हुए हैं. वाइफ का बस एक काम है, सॉरी मम्मी मैं लेट हो गई, एक्चुअली मेरा ये रह गया, वो रह गया. हस्बैंड तक बात नहीं जानी चाहिए. यू आर द वन हु विल टेक द ब्लेम. फिर बिहाइंड क्लोज डोर्स, जब सिर्फ आप दोनों हो, आपस में सॉर्ट करो. लोगों के सामने, स्पेशली फैमिली के सामने, योर पार्टनर इज द बेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड. अब आप लोग आपका बुरा मान रहे हैं तो थोड़े टाइम के लिए मान लेंगे. आपको तो लॉन्ग टर्म हेल्दी रिलेशनशिप चाहिए ना, थोड़े टाइम के लिए यू कांट फोकस ऑन दैट. The second thing is you cannot become your mother's husband. A lot of times when sons feel कि मेरी माँ को बुरा लग जाएगा, you are overstepping in the father's shoes. You don't have to. आपकी माँ को खुश रखने का काम आपके फादर का है, आपका नहीं है. जैसे कि आपका काम आपकी वाइफ को खुश रखने का है. Then we have seen this with girls. Girls में कहाँ देखा है हमने? Single daughters and older daughters. हद से ज़्यादा over responsible towards their parents. Single daughters and older daughters. While we want everyone to love and respect each other,
your priority or your loyalty or your number one person will have to be your husband. You can support them when there is a crisis. बट अगर रोज क्राइसिस हो रही है तो वो क्राइसिस नहीं है, फिर वो एक आपका बिहेवियर पैटर्न बन गया है, एंड दैट कैन ऑल्सो बी वेरी ट्रबलसम फॉर योर हस्बैंड. हम कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, आपको जल्दी जल्दी उसके आंसर देने हैं. सो द सीक्रेट टू अ हैप्पी मैरिज इज फैंसी कैंडल लाइट डिनर्स और नेटफ्लिक्स एंड चिल. Neither. The secret to a happy marriage is love, respect, and communication. Okay. Which is better for a healthy marriage? Child immediately after शादी या फिर after some years? After some time. Can I explain this? Yes, please. So, किसी भी लाइफ ट्रांजिशन को आपको यूज टू होने में कम से कम 2 से 3 साल लगते हैं. Okay. और अगर आपने मैरिज और चाइल्ड एक साथ दोनों ट्रांजिशन ले लिए तो आपके लिए बहुत मुश्किल होगा. ऐसा नहीं है कि लोग नेविगेट नहीं करते हैं. The lot of people who have a child within the first 1 year of marriage and they might end up having beautiful marriages, which we want. But from a mental health perspective, it's better अगर एक टाइम पे एक ट्रांजिशन हो बजाय कि 2. Number 1. Number 2, in cases of, let's say, you don't know your partner so well, from a relationship science perspective, it's important कि आप और आपका पार्टनर एक दूसरे को बेटर जाने, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएं, फाउंडेशन अपने रिलेशनशिप की स्ट्रॉन्ग करें, एंड देन यू गो ऑन टू ब्रिंग अ न्यू लाइफ इन दिस वर्ल्ड. Okay. What do you tell someone who's just had a breakup? I am here for you. Let me know what you need. One line advice for couples who argue daily. One line. You can write an essay. Remind yourself of why you got together in the first place. Okay. Advice for couples who are in a long distance relationship. Do small things every day to make sure you are emotionally connected. Okay. And one line advice for couples who are losing intimacy. Leave your phones aside. You have to look at each other more often. You have to hold hands more often. अगर आपकी आंखें और आपका हाथ स्क्रीन पे है तो फिर पार्टनर का हाथ पकड़ना या पार्टनर से आई कॉन्टैक्ट करना, अट्रैक्शन मेंटेन करना बहुत मुश्किल होगा. Okay. And one last question. Should you give a second chance to a person who's cheated on you? That is a very complex question. It's very personal. Okay. There have been people who have recovered from infidelity. It has not happened again and they both have come out stronger. But there are also people जिनके लिए ये non-negotiable है, उन्हें पहले से पता होता है कि ये हम नहीं accept करते हैं, and then they would like to take a breakup or a divorce. So it's a very individual choice. Okay. So with all those lovely baatein, thank you so much, Shaurya. It was lovely having you. Thank you very much. At any time, you can reach out to us via our email address, which is hello@therapywithshaurya.com. You can also visit our Instagram. We try to post a lot of relationship science videos and mental health tips and insights, or you can visit our website.